नमस्ते। केमिस्ट्री की दुनिया में ना कुछ मॉलिक्यूल्स तो बस अटैक करने के लिए ही बने होते हैं और आज हम एक ऐसे ही बड़े ड्रामेटिक रिएक्शन को समझने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक छोटा सा चार्ज का फर्क मॉलिक्यूल्स की पूरी दुनिया को ही बदल देता है। तो चलिए इस केमिकल एक्शन को डिकोड करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम कार्बोनिल ग्रुप के एक पोलर सीक्रेट को जानेंगे, फिर अटैक के मैकेनिज्म को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये भी देखेंगे कि एल्डिहाइड्स आखिर कीटोन से तेज क्यों होते हैं, कुछ मजेदार रिएक्शंस देखेंगे और आखिर में इन सब का लैब में क्या काम है ये भी पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का हीरो कहें या विलन, वो एक ही है, कार्बोनिल ग्रुप। इसकी बनावट ही है जो रिएक्शन के लिए खुला इनविटेशन देती है। सारा का सारा एक्शन यहीं से शुरू होता है। तो इस रिएक्शन का जो दिल है ना, वो है कार्बोनिल ग्रुप। इसमें क्या है? एक कार्बन जो एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अब ऑक्सीजन का नेचर थोड़ा लालची होता है, मतलब वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। इसी खींचातानी की वजह से ऑक्सीजन पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम डेल्टा नेगेटिव कहते हैं, और बेचारे कार्बन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज यानी डेल्टा पॉजिटिव। यही पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, जो बस इंतजार कर रहा है किसी इलेक्ट्रॉन रिच अटैकर यानी न्यूक्लियोफाइल का। अच्छा, तो इन दो मेन प्लेयर्स को थोड़ा और समझ लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, इसे पॉजिटिव चार्ज से प्यार है। ये वो स्पीशीज है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो उन्हें डोनेट करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो हमारी कहानी में न्यूक्लियोफाइल है अटैकर और हमारा पॉजिटिव कार्बोनिल कार्बन उसका टारगेट। ठीक है, तो अब जब हम प्लेयर्स को जानते हैं तो देखते हैं कि ये अटैक असल में होता कैसे है। ये पूरा मैकेनिज्म बेसिकली 2 स्टेप्स में होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो स्टेप 1, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ये पूरे रिएक्शन का सबसे धीमा, सबसे स्लो हिस्सा है। सोचिए, जैसे किसी मैराथन की सबसे मुश्किल चढ़ाई वही पूरे रेस की स्पीड तय करती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये स्टेप पूरे रिएक्शन की स्पीड तय करता है। इसीलिए इसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ ना एक बहुत ही कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अटैक से पहले कार्बोनिल कार्बन एकदम फ्लैट होता है, एक कागज की तरह। इसे कहते हैं प्लेनर ज्योमेट्री और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये फ्लैट कार्बन एक 3D शेप में बदल जाता है, बिल्कुल एक पिरामिड की तरह। इसकी ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब जाहिर सी बात है, एक 2D चीज से 3D में बदलना, इसमें वक्त तो लगेगा ही, इसीलिए ये स्टेप इतना स्लो होता है। अटैक के बाद हमारे पास एक बहुत ही अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज वाला इंटरमीडिएट बचता है। अब ये ज्यादा देर तक ऐसा नहीं रह सकता, बहुत बेचैन होता है। तो दूसरा स्टेप इसी को स्टेबल करने का है और ये बहुत तेजी से होता है। तो ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, जिसके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, वो फौरन अपने आसपास से एक प्रोटॉन यानी H+ आयन पकड़ लेता है और बस मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाता है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार, जो कि ज्यादातर केसेस में एक अल्कोहल होता है। तो कुल मिलाकर हुआ क्या? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ा और एक प्रोटॉन। अब एक बड़ा मजेदार सवाल, क्या सभी कार्बोनिल कंपाउंड्स एक ही स्पीड से रिएक्ट करते हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको समझने के लिए चलिए एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना करते हैं। रूल बहुत सिंपल है। एल्डिहाइड्स रिएक्टिविटी के मामले में रॉकेट है और कीटोन्स थोड़े सुस्त। लेकिन केमिस्ट्री में हर चीज के पीछे एक क्यों होता है। तो आखिर ऐसा है क्यों? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, स्टेरिक फैक्टर। सिंपल भाषा में कहें तो भीड़-भाड़। एल्डिहाइड में कम से कम एक छोटा सा हाइड्रोजन एटम होता है, तो न्यूक्लियोफाइल के आने के लिए रास्ता खुला होता है। लेकिन कीटोन में 2 बड़े-बड़े एल्काइल ग्रुप्स गार्ड्स की तरह रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। और दूसरा कारण है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। कीटोन के ये दोनों ग्रुप्स कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे उसका अट्रैक्शन घट जाता है। जबकि एल्डिहाइड में ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही ग्रुप होता है, तो उसका कार्बन ज्यादा पॉजिटिव और अटैकर के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहता है। तो क्या ये रूल हमेशा हर हाल में लागू होता है? क्या होगा अगर सीन में कोई और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आ जाए, जैसे कि रेजोनेंस? चलिए एक केस देखते हैं।
ये है बेंजाल्डिहाइड। है तो ये भी एक एल्डिहाइड, लेकिन इसके साथ एक बेंजीन रिंग जुड़ी है और ये रिंग एक स्पंज की तरह काम करती है। ये कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को सोख लेती है और पूरी रिंग में फैला देती है। अब जब चार्ज एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो वो कम पावरफुल हो जाता है। नतीजा, बेंजाल्डिहाइड का कार्बन कम पॉजिटिव हो जाता है, कम अट्रैक्टिव, और वो एक नॉर्मल एल्डिहाइड से भी स्लो रिएक्ट करता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे मॉलिक्यूल का पूरा स्ट्रक्चर रिएक्शन की स्पीड को बदल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस मैकेनिज्म के कुछ बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल्स देखते हैं। इनसे पता चलेगा कि ये कितना वर्सेटाइल है। पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN का एडिशन। अब देखिए HCN अपने आप में थोड़ा कमज़ोर अटैकर है, तो हम एक हेल्पर बुलाते हैं, एक बेस। ये बेस HCN से उसका प्रोटॉन छीन लेता है और हमें मिलता है सुपर पावरफुल साइनाइड आयन CN नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज वाला आयन एक जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल है और ये फौरन अटैक कर देता है। इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन। अब देखते हैं अल्कोहल का एडिशन। जब एल्डिहाइड्स अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो ये 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में बनता है एक अनस्टेबल हेमीएसिटल। अगर अल्कोहल ज्यादा हो तो रिएक्शन और आगे बढ़ता है और एक स्टेबल एसिटल बन जाता है। हाँ, इस रिएक्शन के लिए हमें एक एसिड कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ड्राई HCl गैस। कीटोन्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। जब वो एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे डायोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, मतलब एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर जिसे कीटल कहते हैं। ये कीटल्स काफी स्टेबल होते हैं और जानते हैं इनका एक बड़ा मजेदार इस्तेमाल है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में अक्सर कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें यूज किया जाता है। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो होता ही है, लेकिन उसके ठीक बाद एक और स्टेप होता है। जो इंटरमीडिएट बनता है ना, वो फौरन एक पानी का मॉलिक्यूल खो देता है। पानी के इस लॉस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं और इसी से रिएक्शन पूरा होता है और हमें मिलता है एक स्टेबल कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा वो सिर्फ कागज पर नहीं है। इन रिएक्शंस के लैब में बहुत ही जरूरी प्रैक्टिकल यूजेज है। चलिए देखते हैं कि ये सारी थ्योरी असल में काम कैसे आती है। सोडियम बायसल्फाइड के साथ रिएक्शन इसका एक शानदार उदाहरण है। होता क्या है कि जब एल्डिहाइड्स इससे रिएक्ट करते हैं तो एक क्रिस्टल जैसा सॉलिड बन जाता है। अब सोचिए, आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें एल्डिहाइड के साथ और भी बहुत कुछ है। आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके एल्डिहाइड को सॉलिड में बदल सकते हैं, उसे आसानी से छानकर अलग कर सकते हैं और फिर वापस उसे प्योर एल्डिहाइड में बदल सकते हैं। है ना प्यूरिफिकेशन की एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक। ये शायद लैब के सबसे फेमस टेस्ट्स में से एक है, 2,4-DNP टेस्ट। अगर किसी अननोन कंपाउंड में 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन मिलाने पर एक चमकदार पीला, नारंगी या लाल सॉलिड बनता है, तो ये पक्का साइन है कि उस कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है। ये केमिस्ट्री को एक्शन में देखने का एक बहुत ही सीधा और कलरफुल तरीका है। और ये टेबल ये अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ होने वाले रिएक्शंस को बहुत अच्छे से समराइज करती है। इसे एक केमिकल मेन्यू की तरह समझिए। जैसे जैसे हम Z ग्रुप को बदलते जाते हैं, मान लीजिए -H की जगह -OH या -NH2 लगा दिया, वैसे वैसे बनने वाले प्रोडक्ट का नाम और उसकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं। ये दिखाता है कि केमिस्ट कैसे एक ही बेसिक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके कितने अलग अलग तरह के कंपाउंड्स तैयार कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे कार्बोनिल ग्रुप में सिर्फ एक छोटे से चार्ज के फर्क से रिएक्शंस की एक पूरी दुनिया खुल जाती है, जिसके कितने ही अलग अलग रूप हैं और प्रैक्टिकल यूज भी हैं। आज हमने एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को डिकोड किया और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि केमिस्ट्री में और भी ना जाने कितने रहस्य हैं जो बस हमारे समझने का इंतजार कर रहे हैं।